सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक पूरा करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनका हमें अध्ययन करना है। इसके साथ साथ आपकी ई पाठशाला चल रहा है, बहुत सारे ऐप्स आपको डाउनलोड कराए गए हैं और आपकी दीक्षा पोर्टल पर ट्रेनिंग चल रही है। ये सब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ही चल रही हैं। तो इन सभी की तैयारी शिक्षकों की कितनी है, इसको देखने के लिए जगह जगह कर आकलन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो। तो दिनांक 21/11/2020 को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लॉक में 50 अंकों की एक आकलन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें शैक्षणिक मॉड्यूल, प्रेरणा मिशन, ई पाठशाला, ऐप्स और आपकी दीक्षा पोर्टल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। साथियों, अगर आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो उसका लिंक मुझे भेजिए। तो लिंक भेजने से क्या होता है, मैं उसकी वीडियो बना लेता हूं, जिससे बाकी शिक्षक साथियों को इसका बहुत फायदा हो जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, जो 50 अंकों की आकलन परीक्षा आयोजित हुई उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि कल को हो सकता है हमारे ब्लॉक में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित हो और हम उनकी पहले से ही तैयारी कर सकें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे गए। सबसे पहला जो प्रश्न था, आधारशिला मॉड्यूल किस शिक्षा पर आधारित है। इसके ऑप्शन थे अंग्रेजी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा, भाषाई शिक्षा। तो साथियों, जो आधारशिला मॉड्यूल है वो हमारा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, तो इसका सही आंसर बुनियादी शिक्षा होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, शिक्षण संग्रह में किन विषयों को शामिल किया गया है। शिक्षण योजना, व्यक्तित्व विकास, विद्यालय नेतृत्व, उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें शिक्षण योजना भी दी गई है, व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया गया है और विद्यालय नेतृत्व के बारे में भी बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा उक्त सभी। कुल मिलाकर 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी ये और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 4, 5, 3। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके 4 भाग होते हैं। इसी तरह से आधारशिला मॉड्यूल के 6 भाग होते हैं और आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के आपके 6 भाग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा में आई प्रदर्शित करता है इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम दीक्षा के बारे में रोज बात करते हैं और हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें दीक्षा की फुल फॉर्म पता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। दीक्षा, निष्ठा, इन सब की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो दीक्षा में आई से हमारा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, और दीक्षा की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ध्यान दीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी दीक्षा की फुल फॉर्म होगी। तो आई से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 में बच्चों को कोणों की जानकारी देने से संबंधित कौन सा लर्निंग कोड निर्धारित है। तो साथियों, आपको लर्निंग कोड में आपको प्रेरणा सूची दी हुई होगी, वरना मैं प्रेरणा सूची की वीडियो भी बना दूंगा। मैंने कक्षा 1 और 2 की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लर्निंग कोड बताए हुए हैं। इसी तरह से कक्षा 4, 3, 4, 5 की वीडियो भी मैं जल्द ही बना दूंगा, आपको वो मिल जाएगी। आपको सभी लर्निंग आउटकम के कोड पता होने चाहिए। तो आपका जो कक्षा 5 है उसमें कोणों से संबंधित जो लर्निंग आउटकम है वो हमारा M512 है। अब जब कोड की पहचान करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है, देखो सबसे पहला जो अक्षर होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। जैसे ऊपर का H511 है तो इसका मतलब ये हिंदी का कोड है,
H512 है, ये भी आपका हिंदी कोड है, लेकिन M508 और M512 ये आपके गणित के कोड हैं, क्योंकि इनमें M लिखा हुआ है। M से मैथमेटिक्स होता है, और उसके बाद दूसरा जो शब्द होता है, ये आपकी गिनती जो लिखी हुई है 5 5 5 5, ये इसका मतलब क्या है, ये क्लास 5 के कोड है। और उसके बाद 12 8 12 11 ये लिखे हुए हैं, ये आपके लर्निंग आउटकम का नंबर है। तो प्रेरणा सूची में सब कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी ही। कक्षा 1 और 2 की वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कक्षा 3 4 5 के लर्निंग आउटकम की भी मैं जल्द ही वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 2 की सम्मिलित कक्षा का संचालन होगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में हमें कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षा चलानी है, जो आपकी 2 पीरियड में चलेगी। आपके 90 मिनट के 2 सत्र होंगे। तो इसमें आंसर 90 मिनट के 2 सत्र, 60 मिनट के 2 सत्र, 90 मिनट का 1 सत्र और 60 मिनट का 1 सत्र। तो आपके 90 मिनट के 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में आपको भाषा सिखाई जाएगी और दूसरे सत्र में आपको गणित सिखाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने की बात है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, नवाचारी शिक्षक के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो आपका रेमेडियल टीचिंग के लिए उपयोगी है, क्योंकि फाउंडेशन लर्निंग के लिए आपका कौन सा है, आधारशिला मॉड्यूल है, और नवाचारी शिक्षक के लिए कौन सा है, आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का आकलन हम किन विधियों के द्वारा करते हैं। सीखने, बच्चे ने कितना सीखा, इसका आकलन कैसे करेंगे, या तो हम अंक आधारित परीक्षा लेंगे या रचनात्मक आकलन करेंगे, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये पहला और दूसरा दोनों इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा दक्षताओं के अंतर्गत किस कक्षा के बच्चों से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को समझकर लिखने और बोलने की अपेक्षा की जाती है। तो साथियों, आपको प्रेरणा दक्षताएं याद करनी होंगी, कक्षा 4 की, 5 की, 3 की, 2 की। उसी से आपको पता चलेगा कि प्रेरणा दक्षता के अंतर्गत बच्चों से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को समझना है और लिखना है। तो ये हमारी कक्षा 4 और 5 की दक्षता है। तो इसका आंसर आपका 4 और 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत, देखिए दीक्षा ऐप के बारे में भी इसमें आ गया है, निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में ही। विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण प्रशिक्षण की प्रारंभ तिथि क्या थी। आपके सबके शुरू के 3 मॉड्यूल थे, उन 3 मॉड्यूल्स में से आपका विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ये आपका तीसरा मॉड्यूल था शायद। पहला मॉड्यूल आपका वो था पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा, दूसरा आपका ये था, तीसरा वो था स्वस्थ वातावरण विकसित करने के लिए। तो ये आपके 3 मॉड्यूल शुरू हुए थे, और ये आपके 16 अक्टूबर से शुरू हुए थे। पहला जो मॉड्यूल, पहला दूसरा तीसरा मॉड्यूल जो आया था आपका 16 अक्टूबर से आया था। हालांकि ये आपका 18 अक्टूबर को यूपी में हुआ था, लेकिन डेट आपकी 16 ही मानी जाएगी। तो इसका आंसर 16 अक्टूबर होगा। यानी कि आपसे निष्ठा के प्रशिक्षण के बारे में भी पूछा जा सकता है। FLO का तात्पर्य क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग आउटकम, फर्स्ट लर्निंग आउटकम, फॉल्स लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम। तो FLO जो होता है आपका फोकल लर्निंग आउटकम होता है, जो मुख्य लर्निंग आउटकम होते हैं। तो इसका आंसर आपका फोकल लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वर्ष ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। यह अब कार्यक्रम चलेगा। कोविड-19 से पहले तो आपका 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर चलना था खुलने के पहले, जब विद्यालय खुलेगा तब। तो इसके आंसर दे रखे हैं, विद्यालय खुलने के 50 दिनों तक, ये तो आपकी पहली बात थी। 3 माह तक, पूरे शैक्षिक वर्ष 100 दिनों तक। लेकिन अब जो है परिवर्तन हो गया है। अब आपका जो ध्यानाकर्षण शिविर का कार्यक्रम चलेगा, पूरे शैक्षिक सत्र चलेगा। तो इसका आंसर आपका 3rd होगा, पूरे शैक्षिक सत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग हम किन के साथ करेंगे। बच्चों के साथ, अभिभावक के साथ, शिक्षक के साथ, उक्त के साथ। तो जो आकलन से प्राप्त फीडबैक हो गया, उसका उपयोग हम सभी के साथ कर सकते हैं। तो इसका आंसर उक्त सभी के साथ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा 1 में परीक्षा के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों का प्रतिशत होना चाहिए। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 1 में जो आपका मौखिक होता है वो 100% होता है, और लिखित आपका 0% होता है। इसी तरह से कक्षा 2 में मौखिक आपका 30% होता है, और
मौखिक आपका 70% होता है और लिखित आपका 30% होता है। कक्षा 3 की बात करें, कक्षा 3 में 50-50% होता है, यानी 50% आपका मौखिक, 50% आपका लिखित। कक्षा 4 और 5 की बात करें तो 30% आपका मौखिक होगा, 70% आपका लिखित होगा। और अगर कक्षा 6, 7, 8 की बात करें तो आपका मौखिक वहां पर होता नहीं है, केवल लिखित होता है, वो आपका 100% होता है। तो ये आपको याद करने की बात है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, मौखिक 100% और लिखित आपका 0%। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की लर्निंग आउटकम संप्राप्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? अगर आपको बच्चों के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करनी है तो महत्वपूर्ण चरण क्या क्या होगा? शिक्षण योजना, प्रार्थना सभा का आयोजन, खेल और गतिविधि आयोजन और मध्याह्न भोजन। तो लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होगा वो हमारा शिक्षण योजना होगा, क्योंकि हमें शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी लर्निंग आउटकम की अगर हमें प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए विद्यालय के कितने प्रतिशत बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेना है? 50% से ऊपर, 75% से ऊपर, 100% और 75 से 90% तक। अगर आपको अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना है तो आपके अपने बच्चों को, जो आपके विद्यालय में बच्चे हैं, उनको 100% प्रेरणा लक्ष्य याद हो जाने चाहिए। याद होने से मतलब उन्हें प्राप्त हो जाने चाहिए, यानी इसका आंसर आपका 100% होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस कक्षा के बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं? तो कक्षा 3 के बच्चे भी आकृतियों के बारे में जान लेते हैं, उनकी परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, 4 वाले भी कर लेते हैं, 5 वाले भी कर लेते हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम होगा वो 3 से 5 तक का होगा। तो इसका आंसर आपका 3 से 5 तक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रीड अलोंग ऐप का दूसरा नाम। देखिए, आप अभी तक आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न आते थे, आधारशिला से आते थे, शिक्षण संग्रह से आते थे, लेकिन अब इनमें ऐप को भी जोड़ दिया है। इनकी भी तैयारी कराई जा रही है, किस ऐप का क्या मतलब है। तो रीड अलोंग ऐप का दूसरा नाम क्या है? संपर्क बैठक ऐप, पढ़ो, बोलो, दीक्षा। तो जो रीड अलोंग ऐप है इसका दूसरा नाम होता है गूगल बोलो। तो बोलो ऐप इसका आंसर होगा, तो आपका थर्ड आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड अलोंग ऐप में चौबेपुर का पार्टनर कोड क्या है? तो ये आपका जब आपकी ब्लॉक में प्रश्नोत्तरी होगी तो आपके ब्लॉक का नाम पूछा जाएगा। तो आप अपने ब्लॉक का पार्टनर कोड सभी याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपका सबका अलग अलग होगा, क्योंकि अपने ब्लॉक का पार्टनर कोड आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पहले वाला आंसर होगा, क्योंकि चौबेपुर का पार्टनर कोड ये है। सब ब्लॉक का पार्टनर कोड अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में आकलन और मूल्यांकन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड का ब्यौरा मॉड्यूल के किस भाग में है? जो आधारशिला मॉड्यूल है उसमें आकलन और मूल्यांकन के व्यक्तिगत रिकॉर्ड का ब्यौरा दिया हुआ है। तो ये हमारा भाग 5 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका भाग 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गतिविधि निर्माण का चरण नहीं है। तो गतिविधि निर्माण के आपके 4 चरण होते हैं, ERAC। ई से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो इसमें L आपका गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका L होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण किस ऐप पर गतिमान है? ये तो आपको भी पता है, संपर्क बैठक, ई पाठशाला ऐप, रीड लोक ऐप, अलोंग भी नहीं लिखा, लोक लिखा है, और दीक्षा ऐप। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, दीक्षा ऐप पर आपके प्रशिक्षण चल रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे बच्चों में विद्यालय में बच्चों के अधिगम के लिए किस प्रकार का कक्षा शिक्षण विधाओं का आयोजन किया जाता है? बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों के अधिगम के लिए हमें कक्षा शिक्षण विधाओं का आयोजन करना है, तो उसके लिए सबसे पहला तो बाल केंद्रित होना चाहिए और इसके साथ साथ गतिविधि आधारित भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सेकंड होगा। साथियों, 1-2 प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, तो उसको आप अपने आप देख लीजिए। मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही देने की, लेकिन मैं भी आपकी तरह ही एक शिक्षक हूं और मैं भी आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को पढ़ता हूं, तो इसलिए एक आधा क्वेश्चन मेरा भी गलत हो सकता है। शिक्षण संग्रह के अंतर्गत किन किन विषयों पर कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए? विज्ञान, गणित, भाषा व अन्य विषय, सभी विषय। सही बात है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अंतर्गत सभी विषयों पर कार्यशाला आपकी आयोजित होनी चाहिए, तो इसका आंसर सभी विषय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
प्रेरणा तालिका के एक पेज में अधिकतम कितने बच्चों का अंकन किया जा सकता है? तो जो प्रेरणा तालिका है उसके एक पेज में अधिकतम आप 30 बच्चों का नाम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 30 बच्चों का होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी व गणित दोनों विषय को मिलाकर कुल कितनी दक्षताएं हैं? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें गिननी पड़ेंगी दक्षताएं, बहुत सारी दक्षताएं दी हुई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है, हिंदी और गणित दोनों विषयों मिलाकर कुल कितनी दक्षताएं, अगर इसमें यह नहीं दिया ये प्राइमरी के लिए बात कर रहे हैं या जूनियर के लिए बात कर रहे हैं या दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो मैंने 148 पे टिक किया, क्योंकि 148 सबसे ज्यादा है, बहुत सारी दक्षताएं हैं, गिन लेना, तो इसको आप एक बार गिन लेना। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से 148 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, उसमें लास्ट में आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तो उन्हें आप देख लेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1098 होता है, इसी तरह से 1096 जो होता है आपका प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष के लिए होता है, और 1090 एंटी आतंक हेल्पलाइन के लिए आपका होता है। 1089 ये मुझे नहीं पता किस चीज के लिए होता है, इसको आप सर्च कर लेना गूगल पे जाके। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है? तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो हमारा कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर थर्ड हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो आपके मॉड्यूल में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण बताए गए हैं। अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी उन कारणों में से है, माता पिता की शैक्षिक स्थिति भी उसमें ही आती है, आपसी कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण भी उसके अंतर्गत आता है, लेकिन अपने सहयोगी से मतभेद उसमें नहीं आता, तो इसका आंसर आपका अपने सहयोगी से मतभेद होगा, तो इसका आपका थर्ड आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का मुख्य बिंदु नहीं है। लर्निंग गैप का पता लगाना ये तो बिंदु है, बच्चों को अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ना ये भी सही है, आपने सहयोगी से मतभेद ये शायद नहीं है, आपसी कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण ये भी है, तो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सब दिए हुए हैं, लेकिन अपने सहयोगी से मतभेद नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही होगा, अपने सहयोगी से मतभेद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, QR कोड से कौन सी गतिविधि नहीं कराई जा सकती? ICT, लिखित, मौखिक, माइक्रो आधारित। QR कोड से आप वीडियो चला लेते हैं तो उससे आप लिखित गतिविधि भी करा सकते हैं, मौखिक भी करा सकते हैं, माइक्रो आधारित भी करा सकते हैं, लेकिन ICT वाली नहीं कराई जाती, तो इसका आंसर ICT होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दीपावली के समय ई पाठशाला का कौन सा सप्ताह चल रहा है? यानी कि अब भी चल रहा है, वो शनिवार तक चलेगा, यानी खत्म हो गया, आज तो संडे है तो खत्म हो गया, यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सप्ताह चल रहा है, पहला सप्ताह कब से शुरू हुआ, ये भी आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ई पाठशाला से संबंधित भी आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो दीपावली के समय आपका 8वां सप्ताह चल रहा है, तो 8वां, अब 9वां शुरू हो जाएगा, 8वां इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, एक बच्चा जोड़, घटाना और गुणा के सवाल हल कर सकता है, जोड़ भी कर लेता है, घटा भी कर लेता है और गुणा भी कर लेता है, किंतु भाग के नहीं, तो यह बच्चा अधिकतम किस कक्षा का हो सकता है? तो भाग तो आप 5वीं में सीखेगा वो, तो भाग का 5वीं में तो वो है नहीं, तो अधिकतम वो कक्षा 4 का हो सकता है, तो इसका आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह के अनुसार ज्ञानदायिनी योजना किन के लिए है? अध्यापक के सम्मान हेतु, BRC के सदस्य हेतु, बच्चों के सम्मान हेतु, विद्यालय के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति हेतु। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आपकी ज्ञानदायिनी योजना दी हुई है, ये आपकी विद्यालय के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्तियों के लिए है, तो इसका आंसर आपका 4th होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुझावात्मक समय सारणी शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में दी गई है? तो शिक्षण संग्रह के लास्ट में आपको परिशिष्ट दिए हुए हैं, और इनमें परिशिष्ट जो 4 है इसमें सुझावात्मक समय सारणी दी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति किस कक्षा की दक्षता है? तो यानी बच्चों को आप बता दीजिए, 1, फिर 1 छोड़ दीजिए 3, फिर 4, फिर 1 छोड़ दीजिए 6, तो इस तरह से बच्चे फिलअप कर देते हैं, तो ये आपकी कक्षा 1 की दक्षता मानी जाती है, तो इसका आंसर आपका कक्षा 1 होगा। उसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न है, संपर्क बैठक ऐप पर कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई है? तो संपर्क बैठक ऐप पर 2, 7, 6, 5। तो संपर्क बैठक ऐप पर आपको 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, तो इसका आंसर 7 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना, शिक्षण योजना में आपको शिक्षण योजना बनानी है, अनिवार्य रूप से होना चाहिए गतिविधि भी होती है, प्रश्नावली भी होती है, प्रश्नावली तो नहीं होती वैसे, लर्निंग आउटकम भी होते हैं और गृह कार्य भी होता है। प्रश्नावली का मतलब प्रश्न पूछते हैं, ये भी होती है वैसे, लेकिन शिक्षण योजना बनाने के लिए अनिवार्य रूप से सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो आपका लर्निंग आउटकम होता है, क्योंकि लर्निंग आउटकम आपको पता होगा तो आप शिक्षण योजना बना सकते हैं। सबसे पहला हमें चुनाव लर्निंग आउटकम का ही करना है, तो हमारा आंसर लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण की शिक्षा योजना में आकलन और समेकन के लिए कितना समय बिताएंगे? तो भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना जो आप बनाएंगे तो उसमें आप आकलन और समेकन के लिए 10 मिनट का समय देंगे, तो 10 मिनट आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः किन बच्चों हेतु तैयार किया गया है? तो ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह कार्यक्रम मुख्यतः आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों हेतु तैयार किया गया है। तो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो इसका आंसर आपका सेकंड सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि पहचान के कितने चरण हैं? तो ध्वनि पहचान के आपके 4 चरण होते हैं, 4, 3, 5, 2, 4 चरण होते हैं आपके। क्या क्या चरण होते हैं? सबसे पहले बच्चा वर्ण की पहचान करता है, म, र, प, ये अलग अलग उन्हें पहचान लेता है। उसके बाद शब्दांश यानी कि में, रा, ना, इस तरह के शब्दांश को उस पहचानता है। तीसरा आपका चरण होता है शब्द पहचानने लगता है, मेरा नाम, इस तरह से अब मेरा अलग पहचान लेगा, शब्द को अलग पहचान लेगा, नाम को अलग पहचान लेगा। उसके बाद वाक्य, यानी मेरा नाम नवीन सिंह है, तो फिर वह अपना वाक्य पहचान लेता है। तो 4 चरण ध्वनि पहचान के होते हैं। नेक्स्ट, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किस आयोग का है? तो भारत के जो भाग्य का निर्माण होता है वो हमारी कक्षा में होता है, ये आपका कोठारी आयोग का कथन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है, यह कथन किस शोध आधारित है? तो ये कथन जो है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आधार पर लिया गया है। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, 50 प्रश्नों की। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ आपको मिले तो इसकी पीडीएफ को मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा। और पीडीएफ का पासवर्ड क्या होगा, अब मैं सोचता हूं इसका पासवर्ड मैं क्या रखूं जो आपको आसानी से ये मिल जाए, क्योंकि मैं इसको गूगल ड्राइव पे डालता हूं और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करना होता है। तो इसका पासवर्ड हम डालते हैं, इसका पासवर्ड होगा क्विज, QUIZ, क्विज @NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यहीं पर पासवर्ड मैं बना रहा हूं, क्विज @NAS। तो उसका पासवर्ड आपका ये होगा, इसको आप ध्यान से कर देख लीजिए, इस पासवर्ड से आप आसानी से इसको खोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है, यह कथन किस शोध पर आधारित है? ये आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे पर आधारित है और आपका पासवर्ड भी यही है, ये याद रखिए, क्विज @NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि फिर मैं भी भूल जाता हूं क्या पासवर्ड होता है। तो आपको जब भी ये प्रश्नावली चाहिए तो आपको वीडियो देखनी होगी और आपको उसमें पासवर्ड लगाकर इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में कोठारी आयोग का कार्यकाल है। तो जो कोठारी आयोग का कार्यकाल है वो 1964 से 1966 तक है। तो इसका आंसर आपका 1964 से 1966 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, बेसलाइन एंड लाइन सर्वे करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो सभी आपका इसका आंसर सही होगा, तो सभी पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, NAS का फुल फॉर्म क्या है? तो NAS तो आपका पता ही है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसका डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर किन विषयों के लिए संचालित किया जाता है? तो ध्यानाकर्षण शिविर आपका हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, विज्ञान, सभी
तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, फोर्थ भी इसका आंसर सही है और थर्ड भी इसका आंसर सही है, क्योंकि थर्ड में सारे विषय दे रखे हैं और फोर्थ में उपरोक्त सभी दे रखा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन इसमें हम थर्ड पे निशान लगाएंगे, थर्ड इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार बच्चों में अंतर्निहित क्षमताएं होती, अंतर्निहित होगा। ये मॉड्यूल में यह कथन किसका है, तो ये मॉड्यूल में कथन जो है श्रीमती रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा का है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक स्तर की कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना, लर्निंग आउटकम लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना, लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना। उपरोक्त सभी, मुझे इसका आंसर उपरोक्त सभी लग रहा है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। नेक्स्ट है आपका RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया गया है, तो ये आपका 6 से 14 आयु वर्ष आपका इसका आंसर होगा। तो 6 से 14 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, यही आपके आंसर थे, इतने ही आपके इसमें थे। 50 क्वेश्चन की ये PDF है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड मैं वीडियो के दौरान ही बता चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपके ब्लॉक में इस तरह की कोई परीक्षा होती है तो उसका लिंक मुझे जरूर भेजिए, जिससे कि मैं उसकी वीडियो बना सकूं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।